अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 5 में हमने बात करनी है आज एक टॉपिक की जिसका नाम है एड्स। एड्स की फुल फॉर्म जो है वो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि एक वायरस होता है जिसे हम कहते हैं HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ये कॉज करता है एक बीमारी जिसके हम कहते हैं एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अच्छा, ये जो वायरस है ये बिलोंग करता है एक कैटेगरी से जिसे हम कहते हैं रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस के बारे में मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास जो DNA होता है उससे हम बनाते हैं RNA। ये सिंगल धागा होता है, दिस इज DNA और इससे हम बनाते हैं RNA। ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। और फिर आपको पता है कि RNA से आगे जाकर बनती है प्रोटीन। ठीक है, दिस इज द प्रोटीन, अमाइनो एसिड से बनी हुई है ये। और ये वाला जो स्टेप है ये कहलाता है ट्रांसलेशन। ठीक है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कि हमारी बॉडी में हर वक्त हो रहा होता है। DNA से फाइनली जो है वो प्रोटीन बनती है इन दो स्टेप्स के बाद। तो DNA से RNA का बनना जो है ये स्टेप कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। अगर ये RNA से DNA बनना शुरू हो जाए तो ये स्टेप कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि आप बैकवर्ड जा रहे हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और ये एक तरह का एंजाइम करता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो जिन वायरसेस के पास ये एंजाइम होता है दे आर नोन एज रिट्रोवायरसेस। तो HIV जो है ये एक रिट्रोवायरस है, इसके पास एक अदद एंजाइम होता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। देखिए, अगर आप यहाँ देखें तो लिखा हुआ है इसके पास 2 RNA के मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये एक RNA है और ये इसके पास 2 RNA है, लेकिन मजे की बात यह है दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, यानी ये 2 कॉपीज लेके घूम रहा है। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। आपको मैंने समझाया था कि प्लस स्ट्रैंड और माइनस स्ट्रैंड में क्या होता है, जब माइनस स्ट्रैंड का RNA होता है तो वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है। ये जब जाता है, अगर ये माइनस स्ट्रैंड है तो ये राइबोसोम के पास जाएगा तो राइबोसोम में से मुंह नहीं लगाएगा, तो ये क्या करेगा, अपना कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है जो बेसिकली प्लस स्ट्रैंड होता है। ठीक है, या जिसे आप कहते हैं ये मैसेंजर RNA के तौर पर बिहेव करता है। इसका सीक्वेंस और इसका सीक्वेंस डिफरेंट होता है, तो ये कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। इसके पास जो 2 RNA हैं वो दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों में सेम चीज़ लगी है। अगर यहाँ पे एडेनिन लगा हुआ है तो इसके अंदर भी यहाँ पे एडेनिन ही लगा हुआ है, तो ये 2 कॉपीज देके घूम रहा है बेवजह। तो ये क्या करेगा, इस RNA के ऊपर इस एंजाइम को छोड़ेगा जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एंजाइम ये लेके घूमता है। ठीक है, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के जरिए क्या करेगा, RNA से बनाएगा DNA और ये DNA जो है ये जाकर बाइंड कर जाएगा हमारे DNA के साथ और फिर सेल को कंट्रोल करने लगेगा। अच्छा, आपको पता है कि हर वायरस के पास 2 चीज़ें होती हैं, एक उसका सेंटर में होता है न्यूक्लिक एसिड और एक उसके पास होता है प्रोटीन का कोड। लेकिन कुछ के पास एक अदद एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर था जिसे हमने नाम दिया था एनवेलप का। तो इसके पास भी एनवेलप मौजूद होता है और इसके ऊपर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ एक मॉलिक्यूल। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये बेसिकली इसके वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सेल के साथ इसे बाइंड करवाएंगे। देखें, आपने अगर कोरोना वायरस का आजकल जो डायग्राम चल रही है वो देखी हो, आपने देखा होगा सर्कुलर सी डायग्राम है, उसके ऊपर इस तरह के मॉलिक्यूल लगे हुए होते हैं। ये हमारे सेल के ऊपर कोई ना कोई रिसेप्टर ऐसा होता है जिसके साथ आके बाइंड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये इंसानों का सेल है, ये ह्यूमन सेल है। ठीक है, ये वायरस का स्ट्रक्चर है, तो ये वाला जो पार्ट है ये इसके साथ आकर बाइंड करेगा। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इसके पास भी कुछ ना कुछ ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स लगे होते हैं जो कि हमारे सेल के ऊपर किसी खास रिसेप्टर के साथ इसे बाइंड करवाते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आप कुछ ऐसा बना लें जो कि इस ग्लाइकोप्रोटीन को इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करने से रोक दे तो ये कभी भी हमारे सेल के अंदर नहीं जाएगा, और जब तक ये हमारे सेल के अंदर नहीं जाएगा ये हमें बीमार नहीं कर सकता, क्योंकि वायरस जब तक सेल के बाहर होता है वो इनएक्टिव होता है। तो ये स्टडी करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप पूरे मैकेनिज्म को जब समझ लें तो आप किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर उस वायरस को रोकने की कोशिश करें। तो किया जाता है, मेडिसिन जो है वो बनाई जा रही हैं कि ताकि वो इस बाइंडिंग को रोक सकें, ताकि वायरस जो है वो सेल के अंदर एंटर ही ना हो सके। खैर, तो ये जो वायरस है HIV ये इन्फेक्ट किसे करता है। देखिए, आपको पता है वायरस किसी ना किसी सेल पे अटैक करता है। हर वायरस का कोई ना कोई खास सेल होता है जिसके ऊपर वो अटैक करता है। कैसे पता लगता है, रिसेप्टर से। इसके पास जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो जिस रिसेप्टर के साथ मैच करेंगे ये उन सेल के ऊपर अटैक करेगा। तो कुछ वायरसेस जो हैं वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करते हैं, कुछ वायरसेस डाइजेस्ट, ये डिपेंड करता है रिसेप्टर के ऊपर। HIV के पास जो ग्लाइकोप्रोटीन्स लगे हुए हैं, जो मॉलिक्यूल लगे हुए हैं इसके एनवेलप के ऊपर, ये इसका एनवेलप है, ये मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, ये मैच करते हैं हमारे वाइट ब्लड सेल के एक टाइप के साथ। ब्लड के अंदर हमारे पास 3 तरह के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट।
व्हाइट ब्लड सेल की एक टाइप होती है जिन्हें हम कहते हैं हेल्पर टी सेल, या जिनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है T4 सेल्स। ये आप चैप्टर नंबर 14 के अंदर पढ़ेंगे। ये हेल्पर टी सेल्स जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इम्यून सिस्टम के अंदर। ये दूसरे सेल्स को एक्टिवेट करवाते हैं और हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो ये इम्यून सिस्टम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट तरह के सेल्स होते हैं। ये वायरस जाकर इन सेल्स में घुस जाता है और अंदर जाने के बाद क्या करेगा, इन सेल्स के अंदर रेप्लिकेशन करेगा। आपने लाइफ साइकिल पढ़ी है बैक्टीरियोफेज की, बिल्कुल उसी तरीके से ये वायरस अपनी कॉपीज बनवाता है और कॉपीज बनवाने के बाद क्या करेगा, ये उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जब तक ये सेल के अंदर रहेगा, सेल तब तक काम नहीं कर सकता, और जब ये सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा तो सेल्स का नंबर क्या होने लगेगा, डिक्रीज। जाहिर सी बात है, जब सेल्स बहुत ज़्यादा मरने लगेंगे तो जो हेल्पर टी सेल्स हैं, जो आपके लिम्फोसाइट हैं एक तरह के, उनका नंबर जो है वो डिक्रीज होने लगेगा। जब उनका नंबर डिक्रीज होने लगेगा तो ऑब्वियसली इनकी जिम्मेदारी है कि ये दूसरे इम्यून सिस्टम के सेल को, जिन्हें किलर सेल्स कहा जाता है, उन्हें एक्टिवेट करते थे। अब जब इनका अपना नंबर डिक्रीज हो गया तो ये उन्हें एक्टिवेट नहीं कर सकेंगे। जब उन्हें एक्टिवेट नहीं कर सकेंगे तो इम्यून सिस्टम जो है हमारा वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर सकेगा। तो ये जो वायरस है HIV एड्स का जो वायरस है, ये कोई ख़ास काम नहीं करता, ये कोई ख़ास बीमारी कॉज नहीं करता, बल्कि ये क्या करता है, आपकी बॉडी की जो पुलिस है, आपकी बॉडी की जो आर्मी है, उसको जो है वो ब्रेक कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको वीक कर देता है। तो हर टुच्चा वायरस, हर टुच्चा बैक्टीरिया जो है, हर टुच्चा फंगस जो आपको, जब आप हेल्दी हैं, आपको कुछ नहीं कर सकता, वो एड्स के पेशेंट के अंदर तरह तरह की बीमारियां कॉज करता है। ये जो आपको नज़ला जुकाम खांसी होता है, 3-4 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाता है, ये एड्स के पेशेंट के लिए अजाब हो जाता है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम तो उस वायरस या बैक्टीरिया से लड़ लेता है, इनका इम्यून सिस्टम बेकार हो चुका होता है। तो छोटी छोटी बीमारियां जो है वो इनके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि ये जो बेगैरत वायरस है HIV, ये डिस्ट्रॉय कर देता है उनके इम्यून सिस्टम को। अच्छा भाई, एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी पोलियो से रिलेटेड बताई थी, मैंने बताया था कि हर वो शख्स जिसकी बॉडी के अंदर पोलियो का वायरस गया है उसके अंदर माजूरी नहीं होती। बिल्कुल इसी तरीके से हर वो शख्स जिसकी बॉडी के अंदर HIV है, यानी वो वायरस मौजूद है, ज़रूरी नहीं है कि उसे एड्स हो। ठीक है, ये बात यहाँ पर आपको मिल जाएगी कि अगर किसी के अंदर इन्फेक्शन हुआ है, HIV गया है, तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि उसे एड्स हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिम्टमलेस रहते हैं, ठीक है, सिम्टमलेस, एसिम्टोमेटिक रहते हैं, लेकिन इन्हें हम कहते हैं कैरियर्स। जिस तरह आप कोरोना वायरस से रिलेटेड सुन रहे हैं आजकल कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बॉडी के अंदर वायरस होता है, उनका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, लेकिन उनके अंदर कोई अलामत नहीं होती, ना उन्हें खांसी होती है, ना उन्हें बुखार होता है, ना उन्हें जो है वो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे लोग, इनके अपने अंदर तो प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन ये कैरियर है, इनके जरिए दूसरों में फैल सकता है। तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है। देखिए, सिम्टम अगर है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डायग्नोज हो जाएगा। जब डायग्नोज हो जाएगा तो फिर आप एहतियात करेंगे, लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर कौन कौन से वायरस, कौन कौन से बैक्टीरिया मौजूद हैं, तो फिर आप बहुत खुले से घूमेंगे, बहुत आराम से घूमेंगे, और इस तरह से बीमारियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा फैलती हैं। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम ट्रांसमिशन की, कि एड्स जो है वो फैलता किसके ज़रिए से है। तो ये पाया जाता है बॉडी फ्लूइड्स के अंदर। बॉडी फ्लूइड्स के अंदर ब्लड आ जाता है, ठीक है, ब्लड के अंदर ये मिल जाएगा। सीमेन के अंदर, सीमेन बेसिकली मेल का रिप्रोडक्टिव फ्लूइड होता है। ह्यूमन मेल की बॉडी से जो फ्लूइड निकलता है, जिसके अंदर स्पर्म्स होते हैं, वो कहलाता है सीमेन। सिमिलरली फीमेल की बॉडी का एक पार्ट होता है जिसे वेजाइना कहते हैं। उस वेजाइना के अंदर अगर ब्लड है, ब्लड वेसल्स हैं, तो वहाँ पर भी ये पाया जा सकता है वायरस, और उस वेजाइना के अंदर जो फ्लूइड होता है वहाँ पर भी ये पाया जाता है। तो इन एरियाज से ट्रांसमिशन हो सकता है। 90% केसेस के अंदर जो एड्स ट्रांसफ़र होता है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट क्या है? ये वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर मेल जो है वो अपने गैमेट्स या जो अपना रिप्रोडक्टिव फ्लूइड है या स्पर्म्स जो हैं वो फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र करता है ताकि रिप्रोडक्शन हो सके, बेबी पैदा हो सके। ये प्रोसेस कहलाता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। इसके लिए मल्टीपल वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के लिए मीटिंग का वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए कपलिंग का वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, मीटिंग है, कपलिंग है। सेक्सुअल इंटरकोर्स का वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है, और कॉमनली जो वर्ड यूज़ किया जाता है आमतौर पर वो है सेक्स। तो इन सारे अल्फाज का मतलब जो है वो एक ही है। ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर मेल जो है वो अपने गैमेट्स फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रांसमिशन रूट है किसका? HIV का। दैट इज़ वाई HIV को हम कहते हैं सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, यानी ये वो बीमारी है जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती है। तो अगर एक पार्टनर इन्फेक्टेड है, मेल हो चाहे फीमेल हो, उनमें से कोई एक इन्फेक्टेड है, जब ये दोनों सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, सेक्सुअल कांटेक्ट करेंगे, तो चांसेस है कि जो इन्फेक्टेड पार्टनर है उससे अनअफेक्टेड पार्टनर है जिसके अंदर बीमारी नहीं है, उसके अंदर ये डिजीज़ फैल जाए। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका जिसके जरिए बीमारी फैलती है वो है इन्फेक्टेड ब्लड एंटरिंग योर ब्लड स्ट्रीम।
अच्छा, अब ये किस किस तरीके से हो सकता है, इसके मल्टीपल कॉजेज हैं। तो पहला क्या है भाई, जो इंट्रावीनस ड्रग यूजर्स होते हैं, जो लोग ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, इंजेक्शन के जरिए ड्रग इंजेक्ट करते हैं, आप अगर देखेंगे तो वो उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो हर शख्स अपनी अपनी सिरिंज इस्तेमाल करे। तो वो एक ही शख्स, एक ही सिरिंज होती है, अगर 5 नशेड़ी हैं तो वो 5 के 5 एक ही सिरिंज इस्तेमाल करते हैं। तो अगर एक शख्स की बॉडी के अंदर भी, एक शख्स के ब्लड के अंदर भी एड्स का वायरस HIV मौजूद होगा तो वो उन 5 के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो अनस्टेरलाइज नीडल्स हैं, अनस्टेरलाइज सिरिंजेस हैं। सिमिलरली सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, डेंटिस्ट ने अगर किसी शख्स के ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया है जिसके अंदर ब्लड वगैरह निकला है और वही इंस्ट्रूमेंट वो दूसरे शख्स पे इस्तेमाल करे, तो चांसेस होंगे कि अगर उसके ब्लड के अंदर ये HIV मौजूद है तो वो दूसरे के अंदर चला जाए। तो नीडल्स हैं, सिरिंजेस हैं, ब्लेड्स हैं, जो नाई वगैरह होते हैं उनके पास आपको लाजमी देखना होता है कि जो ब्लेड है वो चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि चांसेस होते हैं कि किसी के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया बहुत सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। सो यू हैव नो आइडिया कि कौन जो है वो HIV का वायरस लेके घूम रहा है। तो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ब्लेड्स हैं, नीडल्स हैं, सिरिंजेस हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो रीयूज़ नहीं करनी होती। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स दोबारा इस्तेमाल किए जाते हैं, ज़ाहिर है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो नए तो नहीं लेते, लेकिन उन्हें स्टरलाइज किया जाता है। उन्हें एक प्रोसेस के ज़रिए, एक ऑटोक्लेविंग प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए उन्हें ख़ास टेम्परेचर के ऊपर जो है वो क्लीन किया जाता है, जिससे सारे बैक्टीरिया वायरस जो है वो मर जाते हैं। अच्छा, दूसरा हम बात कर रहे हैं इन्फेक्टेड ब्लड किस किस तरीके से एंटर हो सकता है। एक तो इस तरीके से एंटर हो सकता है, दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर किसी को खून की ज़रूरत है, उसे खून चढ़ाया गया, तो जब भी खून चढ़ाया जाता है उससे पहले उस खून को टेस्ट किया जाता है कि उसके अंदर कोई वायरस तो नहीं है, कोई बैक्टीरिया वगैरह मौजूद तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि रिजल्ट सही ना आया हो, ठीक है, क्योंकि मशीन है, मशीन से एरर हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने यूं ही बस ओके करके दे दिया हो, लेकिन उससे सही जो है वो चेक ना किया हो। तो अगर उस ब्लड के अंदर कोई भी वायरस मौजूद है, HIV का वायरस मौजूद है, तो जिस शख्स को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया जाएगा उसके अंदर ये वायरस जा सकता है। सिमिलरली क्लोज कांटेक्ट, अगर किसी के अंदर HIV है और उसके कोई ज़ख्म वगैरह हैं और उस ज़ख्म के साथ जो है वो आप कांटेक्ट में आ रहे हैं और आपकी बॉडी के अंदर भी कट लगा हुआ है, तो एक तो जिस शख्स के अंदर वायरस है उसके अंदर ज़ख्म है और आपकी बॉडी में कहीं कट लगा हुआ है और आप उसे टच किए जा रहे हैं, तो चांसेस है कि वहाँ से भी आपकी बॉडी के अंदर वो एंटर हो सकता है। अदरवाइज क्या है भाई, इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट वुमेन, अगर एक फीमेल है जो प्रेग्नेंट है, उसकी बॉडी के अंदर बेबी जो है वो डेवलप हो रहा है और उसके अंदर वायरस मौजूद है, एक फीमेल है जो HIV पॉजिटिव है, जिसके अंदर HIV है और वो प्रेग्नेंट भी है, तो वो जो मदर है वो अपने बेबी तक 2 तरीके से पहुंचा सकती है वायरस। एक तो है थ्रू द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा बेसिकली वो कनेक्शन होता है जो मदर और बेबी के दरमियान में होता है। तो ये फीमेल की बॉडी का वो स्ट्रक्चर है जिसे आप कहते हैं यूट्रस, ठीक है, दिस इज द यूट्रस। और यूट्रस के अंदर ये जो आपको नजर आ रहा है सर्कुलर सा स्ट्रक्चर दीवार के साथ अटैच, दिस इज द प्लेसेंटा। इससे ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है, रस्सी की तरह, रोप लाइक, सॉरी, दिस इज कॉल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड, दिस इज प्लेसेंटा। ये बेबी है, ये आप हैं, और इसके अराउंड ये एक लेयर है जिसे कहते हैं एमनियोटिक मेम्ब्रेन या एमनियन कहते हैं, ठीक है, और यहाँ पर फ्लूइड होता है। तो ये मदर की बॉडी है, ठीक है, मदर की बॉडी में ये ऑर्गन है जिसे यूट्रस कह रहे हैं और यहाँ पर बेबी है। तो ये प्लेसेंटा जो है इसके थ्रू चीज़ें मदर की बॉडी से बेबी की बॉडी में और बेबी की बॉडी से मदर की बॉडी में जाती हैं। काम की चीज़ें जो है ग्लूकोज वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह, वो यहाँ से यहाँ जाएगा और बेबी के अंदर जितना भी वेस्ट बनता है वो यहाँ से, क्योंकि यहाँ तो जमा होता रहेगा ना, यहाँ तो कोई डंप करने की जगह नहीं है, तो बेबी अपना सारा वेस्ट मदर की बॉडी में डाल देता है। तो मदर की बॉडी के अंदर अगर HIV है तो वो जा सकता है प्लेसेंटा के थ्रू बेबी की बॉडी में। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, जब बेबी डिलीवर होता है, पैदा हो जाता है, तो फिर वो फीड करता है ब्रेस्ट मिल्क के ऊपर, माँ के दूध के ऊपर। तो उस ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी, उस ब्रेस्ट मिल्क के अंदर भी HIV जो है वो ट्रैवल करके आ सकता है मदर से बेबी के अंदर। तो ये डिफरेंट रूट हैं ट्रांसमिशन के जिनके जरिए HIV या एड्स का जो वायरस है वो एक से दूसरे के अंदर फैलता है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। तो एक बुनियादी फ़र्क जो साइन और सिम्टम्स के अंदर होता है वो ये होता है कि साइन वो है जो आप देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है, खाली पेशेंट को फील नहीं हो रहा बल्कि आप देख भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल जॉन्डिस, मैंने आपको बताया था स्किन अगर येलो हो गई है तो ये पेशेंट को भी नज़र आ रहा है और ये आपको भी नज़र आ रहा है, डॉक्टर को भी नज़र आ रहा है, हर कोई देख सकता है। तो ये एक साइन होता है। सिम्टम क्या है, पेशेंट को बुखार हो रहा है। अब बुखार आपको नज़र नहीं आएगा जब तक आप फील नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे, तब तक आपको बुखार नज़र नहीं आएगा, ये पेशेंट को फील हो रहा है। सिमिलरली पेशेंट कह रहा है मुझे दर्द हो रहा है, वो बता तो देगा कहाँ हो रहा है लेकिन वो दर्द वही फील कर सकता है, मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो ये सिम्टम कहलाता है। तो साइन और सिम्टम्स क्या है भाई, तो पहली बात तो ये है कि जितने भी लोगों के अंदर HIV है, वायरस है, एड्स नहीं है, HIV का वायरस है, उनमें से 1 से 2% लोग ऐसे हैं जिन्हें हर साल एड्स होगा।
यानी जिन लोगों के अंदर भी HIV का वायरस है उनके अंदर जो एड्स वाली अलामात है, वो 1 से 2% लोगों के अंदर आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, अब पहला साइन और सिम्टम क्या होता है? तो शुरू में अगर किसी की बॉडी में HIV गया है तो उसे फ्लू लाइक इलनेस होगी, नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार वगैरह होगा, जो कि आम बीमारियों के अंदर भी होता है। ठीक है, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा और महीनों और सालों उसको कुछ नहीं होगा। तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि बॉडी के अंदर एड्स का वायरस मौजूद है, बस फ्लू लाइक इलनेस हुई और वो ख़त्म हो गया। आपको लगा कि भाई नज़ला, जुकाम, खांसी थी, जो सीजनल फ्लू होता है वो हुआ था। उसके बाद क्या होगा, आप जो भी पेशेंट है वो रहेगा एसिम्टोमेटिक, और फिर हर साल उनमें से कोई 1-2% लोग जो हैं उनके अंदर दूसरी प्रॉब्लम्स आना शुरू होंगी। एड्स जो है इसका जो वायरस है वो अफेक्ट करता है आपके लिम्फोसाइट्स को। ठीक है, और कौन से लिम्फोसाइट्स को? हमारे पास 2 तरह के लिम्फोसाइट होते हैं। ये चैप्टर नंबर 14 में मैंने ब्लड का टॉपिक पढ़ाया है, वो अगर आप देख लें तो समझ आ जाएगा थोड़ा बहुत। हमारे पास 2 तरह के लिम्फोसाइट होते हैं, एक को बी कहते हैं और एक को टी कहते हैं। तो ये जो टी लिम्फोसाइट है ना, ये जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं उसे हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस। तो एड्स का जो वायरस है HIV, वो टी सेल को डिस्ट्रॉय करता है, हेल्पर टी सेल को, जिन्हें T4 भी कहते हैं। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए। अच्छा, अब जब ये इम्यून सिस्टम आपका ब्रेक डाउन हो रहा होता है तो उसकी वजह से होता है कि आपको होते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। नाउ व्हाट इज दिस अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन? देखिए, आपकी बॉडी के अंदर और आपकी बॉडी के ऊपर इस वक्त बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, फंगस हैं, जो कि आपके साथ रहते हैं। यस, ये आपके साथ हमेशा रहते हैं। इन्हें हम कहते हैं नॉर्मल फ्लोरा। ठीक है, इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको बीमारी पहुंचाना चाहते हैं लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो सही वर्क कर रहा है, आप हेल्दी हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम इनको इनकी औकात में रखता है। इनका नंबर इतना इंक्रीज होने ही नहीं देता कि ये आपको बीमार कर सके। लेकिन चूंकि एड्स के पेशेंट के अंदर क्या होता है, इम्यून सिस्टम ब्रेक डाउन हो रहा होता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो यही जिनको हम पाल रहे हैं, ये आस्तीन के सांप जो हैं, ये बीमारियां कॉज करने लगते हैं। तो ये कहलाते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी कोई औकात नहीं थी, ये टुच्चे टुच्चे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जिनको आपका इम्यून सिस्टम झटपट जो है वो खत्म कर देता था। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझ लें ताक में थे, मौके की तलाश में थे कि कैसे इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो और ये बीमारी कॉज करे। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं जो कि पेशेंट्स के अंदर होते हैं। अ वेरी कॉमन वन इज ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है। जब भी टीबी का पेशेंट जो है वो आता है, किसी को टीबी डायग्नोज होता है, तो उसका एक टेस्ट HIV का भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि HIV के पेशेंट्स के अंदर टीबी बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो और भी बीमारियाँ होती हैं, मैं बताऊँगा अभी। फिलहाल देखते हैं यहाँ पे क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं। तो HIV के पेशेंट्स के अंदर एक तरह का निमोनिया होता है। निमोनिया कहते हैं लंग्स के इन्फेक्शन को, और यही इनका कॉज ऑफ डेथ होता है। ठीक है, दिस इज अ रेयर टाइप ऑफ निमोनिया, क्योंकि हेल्दी लोगों के अंदर ये जो ऑर्गेनिज्म है, इसका नाम है नीमोसिस्टिस कैरिनाई। ये नीमोसिस्टिस कैरिनाई इतना टुच्चा है कि आपके अंदर ये निमोनिया कॉज नहीं कर सकता, आपके लंग्स को डैमेज नहीं कर सकता, लेकिन इनका इम्यून सिस्टम चूँकि वीक होता है, तो इनके अंदर ये ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा सिवियर निमोनिया कॉज करता है। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर एक तरह का स्किन कैंसर होता है। देखिए, एक तो HIV का वायरस है, एक और वायरस आकर अटैक करता है, जो कि हमने पीछे पढ़ा था ना, हर्पीस फैमिली। तो उस हर्पीस फैमिली से एक तरह का वायरस आकर अटैक करता है जो कि कॉज करता है स्किन कैंसर, जिसे कहते हैं कापोसी सार्कोमा। ये मैं दिखाता हूँ अभी। और क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं एड्स के? तो वेट लॉस होता है, ठीक है, वजन गिरेगा बहुत तेज़ी से, फीवर होगा, बुखार है, डिमेंशिया है। डिमेंशिया कहते हैं मेमोरी लॉस को, क्योंकि जो HIV है वो जाता है कहाँ पे, ब्रेन के सेल्स के अंदर, और उनको जाके डैमेज करता है, ब्रेन श्रिंक हो जाता है, जिसकी वजह से इरिवर्सिबल डिमेंशिया होता है, मेमोरी लॉस हो जाता है। इसके अलावा डायरिया, इनके अंदर परसिस्टेंट डायरिया होता है, बहुत ज़्यादा डायरिया होता है। डायरिया कहते हैं लूज मोशंस को। अब देखिए, लूज मोशन अगर बहुत थोड़े हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लूज मोशंस हो रहे हैं तो हर मोशन के अंदर पानी भी जा रहा है, और बॉडी के जो आयन्स है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट है, ये तमाम चीज़ें आपको चाहिए होती है नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, तो ये लूज़ हो रही हैं। तो लूज मोशन से, मुसलसल डायरिया से जान जा सकती है। देन सेप्टिसीमिया, ब्लड पॉइजनिंग, ब्लड के अंदर वायरस आ जाता है, डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर जाता है, डैमेज करता है। एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैंसर जो है वो एड्स के पेशेंट के अंदर आपको मिल जाता है। अच्छा, ट्रीटमेंट से पहले मैं ज़रा दिखा दूँ कापोसी सार्कोमा वगैरह। तो ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये पर्पलिश से डार्क से स्पॉट्स जो आपको नजर आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड म्यूकोक्यूटेनियस। कापोसी सार्कोमा जो होता है वो म्यूकोक्यूटेनियस होता है, यानी ये स्किन के ऊपर भी होता है, और म्यूकस मेम्ब्रेन, ये जो मुंह के अंदर की लाइनिंग आपको नजर आ रही है, यहाँ पर भी स्पॉट्स वगैरह पड़ जाते हैं। सो दिस इज कापोसी सार्कोमा।
ये HIV का वायरस नहीं करता, बल्कि HIV का वायरस इम्यून सिस्टम को इतना वीक कर देता है कि एक दूसरा वायरस आकर ये अटैक करता है। एड्स के अंदर जो निमोनिया है वो मैंने बताया नीमोसिस्टिस कैरिनाई से होता है और ये बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग होता है, इसकी वजह से जान जो है वो जा सकती है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के अंदर क्या क्या हो सकता है, सैल्मोनेला, टाइफॉइड जो है ये हो सकता है इसके पेशेंट में। कैंडिडाइसिस, कैंडिडा जो है ये आपकी ओरल कैविटी के अंदर भी पाया जाता है और फीमेल्स के अंदर जो पैसेज है विजाइना जिसे कहते हैं ये वहाँ पर भी पाया जाता है। और नॉर्मली इम्यून सिस्टम जो है वो इनका नंबर चेक में रखता है, यानी इनको इनकी औकात से बढ़ने नहीं देता। लेकिन चूंकि HIV के पेशेंट्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है तो इनका नंबर इंक्रीज़ हो जाता है और ये बीमारी कॉज करते हैं कैंडिडाइसिस। मैं दिखाता हूँ कैंडिडाइसिस कैसे नज़र आता है। सो दिस इज़ कैंडिडाइसिस, ये जो आपको ज़बान के ऊपर एक अदर पूरी लेयर नज़र आ रही है, ठीक है, ये दिस इज़ कैंडिडाइसिस। और ये इम्यून सिस्टम जिनके अंदर वीक होता है उन पेशेंट्स के अंदर मिलता है, तो ये एड्स को भी शो करता है और ये शो करता है उसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स के अंदर भी जो है वो कैंडिडाइसिस हमें मिलता है, क्योंकि डायबिटीज़ के अंदर भी इम्यून सिस्टम वीक होता है। देन ट्यूबरकुलोसिस, मैंने आपको बताया था TB जो है दिस इज़ वेरी कॉमन इन एड्स पेशेंट, तो TB के अंदर जो है वो टेस्ट किया जाता है HIV का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट के अंदर जो रिसर्च हो रही है वो 2 पॉइंट्स के ऊपर हो रही है। एक, या तो ड्रग्स डेवलप की जाएं ऐसी जो कि बीमारी को क्योर कर सकें, ख़त्म कर सकें, या फिर वैक्सीन बनाई जाए जो कि प्रिवेंट कर सके, ठीक है, दोनों के ऊपर काम चल रहा है। कुछ ड्रग्स के नाम है यहाँ पे, एक का नाम है एजिडोथाइमिडीन, ठीक है, या जिसे जाइडोब्यूडीन भी कहते हैं, फॉर्मरली नोन एज AZT के नाम से। ये प्रोग्रेशन स्लो करती है। देखिए एड्स की ना क्योर नहीं है, यानी मुकम्मल ख़त्म नहीं होता। देयर आर मेडिसिन जो कि जो प्रोग्रेशन है, यानी जितना तेज़ी से बॉडी ख़राब होनी थी उसको स्लो डाउन करता है। कुछ ऐसी हैं जो कि वायरस को रेप्लिकेट करने में, यानी कॉपी होने में, उसका नंबर इंक्रीज़ होने में रुकावट पैदा करती हैं, तो ज़िंदगी थोड़ी बहुत बेहतर हो जाती है, लाइफ थोड़ी बहुत आसान हो जाती है। लेकिन एड्स जो है वो ख़त्म नहीं होता बॉडी से, बिकॉज स्टिल देयर आर नो मेडिसिन जो कि इसे कम्प्लीटली क्योर कर सकें। तो एक मेडिसिन ये हो गई एजिडोथाइमिडीन विच इज़ ऑल्सो नोन एज जाइडोब्यूडीन, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, ये वायरस को अटैक करती है किसमें, ब्रेन के अंदर भी, जो कि एक मेजर रेजरवॉयर है। रेजरवॉयर का मतलब ब्रेन के अंदर जाकर ये वायरस जो है ये बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है, जमा हो जाता है। एक ड्रग है जिसका नाम है राइबावायरिन, ये राइबावायरिन है, राइबावायरिन नहीं है। इसके अलावा सोमेरिन, दिस इज़ अनदर एंटी पैरासाइटिक ड्रग, पैरासाइट के खिलाफ यूज़ होती है, बट ये बहुत पुरानी ड्रग्स है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब जो थेरेपी इस्तेमाल होती है एड्स के ख़िलाफ़ उसको हम कहते हैं HAART, हाईली एक्टिव एंटी रीट्रोवायरल थेरेपी, ठीक है, HAART। मैं दिखाता हूँ उनके मेडिसिन के नेम आपको। फिलहाल थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रिवेंशन के ऊपर, कैसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो देखें, जब आपको ट्रांसमिशन पता है ना, आप ट्रांसमिशन पढ़ते ही क्यों है, ट्रांसमिशन इसलिए पढ़ते हैं ताकि आप पता कर सकें कि किस किस तरीके से बचा जा सकता है। जब आपको ये पता होगा कि किस किस तरीके से बीमारी फैलती है तो आप पता लगा सकते हैं कि भाई हम बच कैसे सकते हैं। तो आपको पता है कि भाई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से बीमारी फैलती है, तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट को अवॉइड किया जाए। इसीलिए इस्लाम के अंदर जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है, एक तो शादी से पहले अलाउड नहीं है, फिर शादी के बाद भी किसके साथ अलाउड है, सिंगल पार्टनर जो कि हस्बैंड और वाइफ हैं। तो इन केस अगर किसी के अंदर बीमारी होती भी है तो वो ट्रांसफ़र नहीं होती पूरी आबादी के अंदर, वो 2 लोगों के दरमियान में ही रहती है। वेस्ट के अंदर ऐसा नहीं होता, वेस्ट के अंदर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो है वो बैन नहीं है, कहीं भी कोई जो है वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो अगर एक शख्स के अंदर अगर इस शख्स के अंदर एड्स का वायरस है, HIV है, तो जब ये 2 लोग सेक्सुअल कांटेक्ट करेंगे तो इन दोनों में चला जाएगा, फिर ये किसी और के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट करेगा, ये किसी और के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट करेगा तो इनमें वायरस चला जाएगा, फिर ये 4 लोग किसी और के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट करेंगे तो ये वायरस उनमें चला जाएगा। तो इस तरीके से ये फैलता है। तो सेक्सुअल कांटेक्ट जो है वो मिनिमाइज किया जाए, या सेफ सेक्सुअल कांटेक्ट जो होता है, देयर आर थिंग्स विच आर नोन एज कॉन्डम्स। ये बेसिकली कवरिंग्स होती हैं जो कि मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, मेल का जो कपलिंग ऑर्गन है जिसे पीनिस कहते हैं, ये उसको कवर करती हैं। ये मेल का ऑर्गन है जिसे पीनिस कहते हैं, जो दोनों कामों के लिए इस्तेमाल होता है। एक ये यूरिन पास करने के लिए इस्तेमाल होता है और दूसरा ये सेक्सुअल कांटेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसके ऊपर एक अदद कवरिंग आ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्डम। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, हमने बात की थी कि जो ये जो वायरस है ये मेल के रिप्रोडक्टिव फ्लूइड के अंदर होता है जिसे सीमेन कहते हैं। तो जब तक सीमेन जो है, अगर ये सीमेन आ रहा है तो ये मेल की बॉडी से अगर फीमेल की बॉडी में जाएगा ही नहीं, इस कवरिंग के अंदर ही रह जाएगा। तो अगर मेल की बॉडी में वायरस था भी तो ये फीमेल की बॉडी में नहीं जा सकेगा। तो इस तरह से जो फीमेल है वो बच जाएगी।
उसके अंदर जो है वो HIV ट्रांसफर नहीं होगा। तो दिस इज नोन एज सेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये किया जा सकता है। इसके अलावा जो नीडल्स वगैरह हैं या ब्लेड्स वगैरह हैं उनको रीयूज़ ना करें, जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं उन्हें स्टेरलाइज करके इस्तेमाल करें। इसके अलावा एजुकेशन डिजीज़ के बारे में लोगों को बताया जाए कि कैसे कैसे फैलता है, कैसे कैसे नहीं फैलता, ताकि वो बच सकें। अच्छा, नोज़ और माउथ की सीक्रीशन से, ड्रॉपलेट से, ठीक है, या हाथ मिलाने से ये बीमारी नहीं फैलती है। तो कैजुअल कांटेक्ट आप कर सकते हैं, एड्स के पेशेंट से आप गले भी मिल सकते हैं, हाथ भी मिला सकते हैं, ठीक है, करीब भी जा सकते हैं, उससे ये बीमारी नहीं फैलती। ट्रांसमिशन जो है जिन जिन तरीक़ों से होता है वो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, तो मैंने दिखानी थी आपको ट्रीटमेंट जिसका नाम मैंने बताया था HAART, हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। ये एड्स की जो है वो ट्रीटमेंट है और ये बहुत सारी मेडिकेशन है जो अब इस्तेमाल की जाती हैं, लाइक अबैकोवीर है, डाइडेनोसिन है, एमट्रीसाइटाबीन है, लेमिब्यूडीन है, स्टेब्यूडीन है, टिनोफोवीर है एंड जाइडोब्यूडीन, जिसका आपने नाम अभी जो है वो पढ़ा था। तो ये डिफरेंट मेडिकेशन है जो कि इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। देन ये HIV है, हमने बात की थी कि इसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन्स लगे हुए होते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं स्पाइक से, दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, इनकी मदद से ये बाइंड करता है हमारे इम्यून सिस्टम के सेल के साथ और उसमें दाखिल होता है और अंदर जाने के बाद कबाड़ा करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एड्स।